नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार और आरएसएस पर राहुल के अमेरिका से तीखे हमले की, मणिपुर के पूर्व राज्यपाल के बयान से घिरे पीएम मोदी की, देखेंगे हरियाणा में बीजेपी में बढ़ती बगावत को, आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर फंसे पेंच को, जानेंगे महाराष्ट्र सरकार में बढ़ते टकराव को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर लगाई रोक, दिवाली और न्यू ईयर को लेकर लिया फैसला। सरकारी कर्मचारियों का मोदी सरकार को अल्टीमेटम, 30 सितंबर तक अगर यूपीएस का गजट नहीं आता तो नई दिल्ली के जंतर मंतर पर यूपीएस एनपीएस के विरोध में होगा महाआंदोलन। दिल्ली शराब घोटाले में बिजनेसमैन समीर महेंद्रू और आप के कार्यकर्ता चरणप्रीत सिंह को हाईकोर्ट ने दी जमानत। महेंद्रू को ईडी ने 28 सितंबर 2022 को किया था गिरफ्तार। हरे निशान पर बंद हुआ बाजार, 375 अंकों के उछाल के साथ 81,559 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 84 अंकों की बढ़त के साथ 24,936 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी के अमेरिका पहुंचते ही बीजेपी और मोदी सरकार परेशान हो गई है, क्योंकि राहुल ने अमेरिका में मोदी सरकार की पोल खोल दी है। मोदी सरकार के साथ ही राहुल ने आरएसएस को भी निशाने पर ले लिया है। तो क्या कुछ कहा राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका में भी बीजेपी को संविधान के मुद्दे पर जमकर घेरा। राहुल ने कहा कि ये लड़ाई है और ये लड़ाई लोकसभा चुनाव 2024 में स्पष्ट हो गई, जब भारत के लाखों लोगों ने स्पष्ट रूप से समझा कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं। मैंने आपसे जो भी कहा है वे संविधान में है। आधुनिक भारत की नींव संविधान है। चुनाव में लोगों ने जो स्पष्ट रूप से समझा और मैंने इसे होते हुए देखा। राहुल गांधी ने अपने पुराने भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि संसद में जब अपने भाषण में मैंने अभय मुद्रा का वर्णन किया तो आपने गौर किया होगा कि ये निर्भयता का प्रतीक है और ये हर एक भारतीय धर्म में मौजूद है। जब मैं ये कह रहा था तो भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, वह नहीं समझते और हम उन्हें समझाने जा रहे हैं। दूसरी बात ये हुई कि लोगों के अंदर बीजेपी का डर गायब हो गया। हमने देखा कि चुनाव परिणाम के तुरंत बाद कुछ ही मिनटों में भारत में कोई भी भाजपा या भारत के प्रधानमंत्री से नहीं डरता था। इसीलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। इसी के साथ राहुल गांधी ने आरएसएस की विचारधारा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है और हमारा मानना है कि भारत में विचारों की बहुलता है। हमारा मानना है कि इसमें सभी को शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए, सपने देखने की अनुमति दी जानी चाहिए और उनकी जाति, भाषा, धर्म, परंपरा या इतिहास की परवाह किए बिना उन्हें जगह दी जानी चाहिए। आपको बताते चले कि राहुल ने इस दौरान भारत में रोजगार की समस्या का मुद्दा भी उठाया। राहुल ने कहा कि भारत में बेरोजगारी इसीलिए है क्योंकि हमने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया। भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है। चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया, इसीलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं है। राहुल के इस हमले से बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई नजर आ रही है। संविधान का मुद्दा लोकसभा चुनाव में भाजपा के गले की फांस बन गया था और अब राहुल ने संविधान और रोजगार को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। विधानसभा चुनावों के मौसम में राहुल का हमला बीजेपी को परेशान कर रहा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए तो मणिपुर की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सीधे सीधे पीएम मोदी को ही घेर लिया। मणिपुर को लेकर पीएम मोदी के रुख को लेकर उइके ने नाराजगी दिखाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उइके के बयान का समर्थन किया है। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और शांति बहाल करने में मणिपुर की बीजेपी सरकार की असफलता को लेकर प्रदेश की जनता भी अब आक्रोश में नजर आ रही है, तो गुस्सा पीएम मोदी के खिलाफ भी है। पीएम मोदी ने मणिपुर का दौरा नहीं किया, इसे लेकर राज्य के लोग दुखी हैं। ये कहना है मणिपुर की पूर्व राज्यपाल और बीजेपी की वरिष्ठ नेता अनुसुईया उइके का। उइके ने कहा कि उस समय जिस तरह के हालात थे ऐसा हो सकता है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कोई फैसला लिया हो, मगर मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मणिपुर के लोग तो पीएम मोदी को पसंद करते हैं। फिलहाल वे ये कहते हुए दुखी होते हैं कि प्रधानमंत्री को मणिपुर का दौरा करना चाहिए।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता के इस बयान ने मोदी सरकार को गंभीर स्थिति में ला दिया है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मणिपुर की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने मणिपुर के लोगों की आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि संघर्षग्रस्त राज्य के लोग परेशान हैं और दुखी हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि पीएम मोदी उनसे मिलने आए। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्यों मणिपुर के लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं इम्फाल में हाल ही में हुए ड्रोन हमले के विरोध में हजारों लोग 8 सितंबर की देर रात सड़कों पर प्रदर्शन के लिए निकले। प्रदर्शनकारी राजभवन और सीएम हाउस तक पहुंच गए और लोगों का गुस्सा सरकार पर फूट गया है। यहां तक कि मुख्यमंत्री के भी इस्तीफे की अटकलें सामने आ रही हैं, लेकिन परिस्थितियां अब तक नियंत्रण में नजर नहीं आ रही हैं। पूर्व गवर्नर उइके ने पीएम मोदी पर सवाल उठाए, जिससे बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। तो उसकी परेशानी पार्टी नेताओं की बगावत ने और ज्यादा बढ़ा दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बगावत करने वाले नेताओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। 67 में से 29 सीटों पर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। 38 दावेदारों ने खुलकर विरोध किया है। बीजेपी के 16 नेता अब तक पार्टी छोड़ चुके हैं और अब केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सीएम कुर्सी पर ही दावा ठोक दिया है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि दक्षिण हरियाणा की जनता चाहती है कि मैं सीएम बनूं। अगर यहां की जनता ने बीजेपी का साथ ना दिया होता तो मनोहर लाल खट्टर 2 बार हरियाणा के सीएम न बनते। बता दें कि टिकट बंटवारे पर हुई बगावत को लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि टिकट कटने के बाद बागी हुए लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन पार्टी को सोचना होगा कि उन्हें पार्टी में किसने शामिल करवाया। और अब उनके खुद के तेवर बागी हो गए हैं। बगावत करने वाले नेताओं में पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे आदित्य देवीलाल, ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कर्णदेव कंबोज और शशि परमार अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें आदित्य देवीलाल आईएनएलडी में शामिल भी हो चुके हैं। इसके अलावा सावित्री जिंदल सहित 11 नेताओं ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया है। तो कई नेता तो अपने समर्थकों के सामने रोते तक नजर आए, जिनमें दीपक डागर, कविता जैन, शशि परमार और बिशंभर वाल्मीकि का नाम शामिल है। वहीं यमुनानगर से देवेंद्र चावला, साढौरा से दाताराम, सफीदों से बचन सिंह आर्य, कालावली से बलकौर सिंह, गुरुग्राम से जीएल शर्मा और नीलो खेड़ी से मीना चौहान के भी तेवर बागी नजर आ रहे हैं। बढ़ती बगावत को देखते हुए बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी से लेकर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर तक पार्टी नेताओं से सुलह की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब नजर आ रही हैं। साफ है बीजेपी अपने ही नेताओं की नाराजगी के भंवर में फंस गई है। बीजेपी हरियाणा में डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रही है, लेकिन उसे एक राहत भी मिली है। हरियाणा में कांग्रेस और आप का गठबंधन तय नहीं हो पाया है। कांग्रेस के बाद अब आप ने भी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन गठबंधन को लेकर कहा जा रहा है कि ये अभी भी संभव है। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच खबर सामने आ रही है कि राज्य में आम आदमी पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी की इस लिस्ट के जारी होने के बाद आप और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा या दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। बता दें कि राज्य में कांग्रेस ने 41 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले ही कर दिया है, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी के 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आई है। दोनों पार्टियों के साथ चुनाव लड़ने को लेकर अभी भी संभावना बाकी नजर आ रही है, क्योंकि हाल ही में दोनों दलों के बीच सीटों के समझौते को लेकर बातचीत जारी होने की खबरें सामने आ रही थीं और अभी भी दोनों दलों से बातचीत बंद होने की कोई खबर सामने नहीं आई है, जिसके ये मायने निकाले जा रहे हैं कि लिस्ट जारी होने के बावजूद दोनों पार्टियों में अभी भी गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर चर्चा जारी है और 12 सितंबर को नामांकन की तारीख से पहले अगर दोनों पार्टियों में गठबंधन और सीटों को लेकर समझौता हो जाता है तो दोनों ही पार्टियां अपने जारी उम्मीदवारों के नाम वापस ले लेगी। हरियाणा में गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। हरियाणा चुनाव के तुरंत बाद महाराष्ट्र में चुनाव कराए जाएंगे और यहाँ भी बीजेपी परेशानी में दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि सत्ता के लिए बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में गठबंधन हुआ था और अब जब चुनाव होगा तो ये गठबंधन बिखर जाएगा। तो क्यों किए जा रहे हैं ये दावे, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन राज्य के सत्ताधारी दलों में खींचतान मची हुई है। लेकिन अब तो बाकायदा इस लड़ाई के पोस्टर ही छप गए। एक पोस्टर ने बता दिया कि बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल चुनाव नजदीक आते आते एनडीए सरकार अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार में लग गई है, जिससे उसका फायदा आगामी चुनाव में मिल सके। लेकिन सरकार के अंदर ही क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है।
ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब 28 जून को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने राज्य का वार्षिक बजट पेश किया। इस बजट में सबसे ज्यादा चर्चा हुई मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की। सरकार की तरफ से आदेश दिया गया कि जल्दी से जल्दी पोस्टर लगाए जाएं और 24 घंटे भी नहीं बीते कि मुंबई और ठाणे जिले में इस योजना के पोस्टर लगा दिए गए। पोस्टर्स में बीच में सीएम एकनाथ शिंदे की तस्वीर प्रमुखता से दिखाई गई, लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि सिर्फ शिंदे की ही तस्वीर थी। किसी भी पोस्टर में उप मुख्यमंत्रियों की तस्वीर नहीं थी। भाजपा के देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार पोस्टर से गायब थे। बस इसी पोस्टर ने महाराष्ट्र एनडीए में पड़ी दरार को जगजाहिर कर दिया। वहीं अब बीजेपी भी देवेंद्र फडणवीस का प्रचार करने में लगी हुई है। पूरे राज्य में फडणवीस की छवि और देवा भाऊ वाले बैनर लगाए गए हैं। यानी एनडीए में शामिल तीनों दल खुद को जनता के बीच सबसे लोकप्रिय दिखाने की होड़ में लग गए हैं, जिससे सीट शेयरिंग के दौरान बार्गेनिंग पावर उनके हाथ में रह सके। इससे साफ है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार मुसीबत में है, गठबंधन टूटता दिख रहा है, तो दूसरी तरफ मुसीबत में सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार भी दिखाई दे रही है। कोलकाता मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो क्या कुछ हुआ सुनवाई में, देखिए इस रिपोर्ट में। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए अनाचार केस में 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने मुख्य रूप से 3 मुद्दों, सीबीआई जांच रिपोर्ट, डॉक्टरों की हड़ताल और सीआईएसएफ जवानों की सुविधाओं पर सुनवाई की। इस दौरान ममता सरकार का पक्ष रख रहे वकील कपिल सिब्बल ने डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से 23 लोगों की जान जाने की बात कही, जिस पर कोर्ट ने डॉक्टरों से तुरंत काम पर लौटने को कहा है। सीजेआई ने कहा कि अगर मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता। डॉक्टरों का पेशा ही मरीजों की सेवा करना है। तो वहीं सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। कोर्ट ने पूछा कि एफआईआर में 14 घंटे की देरी हुई है और कुछ जरूरी दस्तावेज भी गायब है। ऐसे में मामला गड़बड़ लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को मिसिंग डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। उधर सीआईएसएफ जवानों की सुविधाओं पर भी कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव को आदेश दिया कि सभी जवानों को रहने के लिए घर मुहैया कराया जाए। ये जवान अस्पताल की सुरक्षा के लिए आए हैं, उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण भी दिए जाए। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को काम पर लौटने का आदेश दे दिया है। फिलहाल कोलकाता में डॉक्टरों का गुस्सा थमा नहीं है, तो दूसरी तरफ जेएमएम के नेताओं का गुस्सा भी कम नहीं हुआ है। उनका गुस्सा बीजेपी को लेकर है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने बीजेपी को सख्त चेतावनी दी है। कल्पना सोरेन गिरिडीह पहुंची थी, जहां उन्होंने जेएमएम कार्यकर्ताओं से कहा, जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं तभी से केंद्र की बीजेपी सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है। केंद्र की मोदी सरकार हर वक्त हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने में जुटी रही। सफलता नहीं मिली तो साजिश रचकर जेल भेज दिया। अब हेमंत सलाखों से बाहर है और पार्टी का जोश आसमान पर है। 5 महीने तक हेमंत जेल में रहे, आपके दादा जेल में रहे। इन 5 महीनों में जो दर्द मैंने सहा उससे ज्यादा तकलीफें आपने सही है। अब समय आ गया है इस दर्द का बदला लेने का। समय आ गया है भाजपाइयों को झारखंड से बाहर भेजने का। समय आ गया है इनकी जमानत जब्त करवाने का। कल्पना ने इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। बता दें कि हेमंत सोरेन को जनवरी में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जून में जमानत मिल गई थी। कल्पना सोरेन ने कार्यकर्ताओं के बहाने चंपई सोरेन, सीता सोरेन और लोबिन हेमराम का नाम भी लिए बिना हमला बोला। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता नेता बनाते हैं, कार्यकर्ता जीत दिलाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है और उनकी रक्षा करती आ रही है। जेएमएम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यही कारण है कि नेता भाग जाते हैं, लेकिन एक भी कार्यकर्ता पार्टी नहीं छोड़ता है। कार्यकर्ताओं के सुख दुख में उनके साथ खड़ा होना है और पार्टी उनके साथ खड़ी है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। राहुल गांधी देश भर में अपने बयानों से धूम मचाने के बाद में अब बीजेपी और आरएसएस को घेरने के लिए देश की सीमा से बाहर भी चले गए हैं। इन दिनों वो अमेरिका में हैं, जहां पर वो बीजेपी और आरएसएस के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं और उन हमलों से कुपित होकर के यहाँ पर बीजेपी के बड़े बड़े वाले को भी
उनके पीछे लग गए हैं। लेकिन मोहब्बत की ये दुकान इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से अपना धूम मचा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि उसका चालान तो कहीं पर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।